जब भी हम किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अपना अकाउंट खोलने जाते हैं या फोलियो खोलने जाते हैं, जैसे आप बैंक गए अपना खाता खोलने के लिए या म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो वहाँ फोलियो क्रिएट होता है, या इक्विटी का डीमैट अकाउंट खोलना चाह रहे हैं तो वहाँ अकाउंट होता है। इन सबों में आपको नॉमिनी देना होता है, और यदि आप नॉमिनी देना नहीं चाहते हैं तो आपको पे आउट फॉर्म पे अंडरटेकिंग देना पड़ेगा, यानी आप नॉमिनी नहीं करना चाहते, इस बात की तस्दीक आपको दस्तखत करके देनी होगी। लेकिन यदि आप नॉमिनी देना चाहते हैं तो आपको नॉमिनी का नाम देना पड़ेगा। अभी फाइनेंशियल ईयर 25-26 में एक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में अमेंडमेंट हुआ है। ये इस अमेंडमेंट में कई तरह की बातें हैं, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो हैं कि यदि आप बैंक में खाता खोलते हैं तो वह नॉमिनी के बारे में उसमें अमेंडमेंट किया गया, और इस अमेंडमेंट में कहा गया है कि आप नॉमिनी की संख्या जो पहले 1 थी उसको 4 कर सकते हैं। अब जैसे ही 1 से अधिक नॉमिनी होता है, समस्याएं होती हैं कि खातेधारक की मृत्यु के बाद यदि 1 से अधिक नॉमिनी है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो उसके अकाउंट के पैसे का होगा किस तरह से होगा। फ्रेंड्स, जैसे ही आप 1 से अधिक नॉमिनी को नॉमिनेट करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि सक्सेसिव नॉमिनेशन करना चाहते हैं या साइमल्टेनियस नॉमिनेशन। सक्सेसिव नॉमिनेशन का मतलब, यदि खातेधारक की मृत्यु के समय 1 से अधिक नॉमिनी जीवित रहते हैं तो नॉमिनी का नाम जिस क्रम में दिया गया है उसमें जो पहला क्रम में जो जीवित नॉमिनी होंगे उसको सारे पैसे मिलेंगे। उदाहरण के तौर पे यदि खातेधारक ने ABC 3 नॉमिनी दिया है और खातेधारक की मृत्यु के समय ABC तीनों ही नॉमिनी जीवित हैं तो सारे पैसे ए को मिलेंगे, यानी जो लिविंग नॉमिनी होंगे क्रम से जो सबसे पहला क्रम में होगा उसको सारे पैसे मिलेंगे। यदि ए नहीं है, बी और सी जीवित है तो सारे पैसे बी को मिलेंगे। सी को तभी मिलेगा जब खातेधारक की मृत्यु के समय ना ए जीवित हो ना बी जीवित हो। ये हुआ सक्सेसिव नॉमिनेशन। साइमल्टेनियस नॉमिनेशन का मतलब कि 1 से अधिक नॉमिनी आप का नाम दे रहे हैं तो आपको परसेंटेज बताना पड़ेगा कि खातेधारक की मृत्यु के बाद किस नॉमिनी को कितना परसेंट एलोकेट किया जाएगा, और खुदा न खास्ते यदि ये एलोकेशन देना भूल गए तो खातेधारक की मृत्यु के बाद बराबर बराबर का उस पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। हालांकि ये समस्याएं नहीं आती हैं, क्योंकि जैसे ही आप 1 से अधिक नॉमिनी करेंगे, साइमल्टेनियस पर टिक करेंगे तो वहाँ परसेंटेज पूछना शुरू कर देता है। वहाँ ये भी प्रोविजंस है कि बराबर बराबर, या आप चाहते हैं कम अधिक करना, जैसा भी करना चाहें। फ्रेंड्स, जैसे ही खातेदार की मृत्यु होती है और सब कुछ सामान्य चला और नॉमिनी ने क्लेम लॉस किया तो बैंकों के सामने अब कई समस्याएं आ रही हैं। कुछ समस्याएं तो ये हैं कि सारे नॉमिनी एक साथ बैंक नहीं पहुंचते हैं, और दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है कि जैसे ही खातेदार की मृत्यु होती है उनके दूसरे जो कानूनी वारिस हैं, बिकॉज नॉमिनी के केस जैसे ABC बताया, हो सकता है वो कानूनी वारिस हो सकता है कानूनी वारिस ना हो, या हो सकता है इसके अलावा और कानूनी वारिस हो। तो जो भी कानूनी वारिस होते हैं वो कोर्ट चले जाते हैं ये चैलेंज करने के लिए कि जो भी खातेदार की मृत्यु हो गई उनके कानूनी वारिस जो हैं, जो लीगल हीयर्स हैं, वो कई और हैं, उनको हिस्सा क्यों नहीं दिया जाए। जैसे ही कोर्ट से समन आता है बैंक को तो बैंक नॉमिनी को वो पैसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो हमें लगता है कि नॉमिनी जो है वो उस पैसे का मालिक है। इसी संदर्भ में 20 जनवरी 2026 को उड़ीसा हाईकोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया है। आज की वीडियो में चर्चा करेंगे कि उस लैंडमार्क जजमेंट में नॉमिनी के बारे में उन्होंने क्या जजमेंट दिया है, और यदि नॉमिनी को पैसे नहीं मिलेंगे तो आखिर पैसे किसको मिलेंगे, किस तरह से मिलेंगे, इसके बारे में उन्होंने निर्णय दिया है। मैं DM झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्समैन चैनल। यदि इस वीडियो से आपको कोई नई जानकारी मिले या ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में यस लिखें। लगे कि इस वीडियो में ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो पहले से आपको नहीं पता थी, या ये वीडियो ही आपको पसंद ना आया हो, कमेंट बॉक्स में नो लिखें। और यदि आपकी रुचि इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट टैक्सेशन और बैंकिंग में है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। अब चर्चा करते हैं उड़ीसा हाईकोर्ट के उस जजमेंट की, जो कि 20 जनवरी 2026 को सिग्ना पट्टायक वर्सेस केनरा बैंक के केस में जस्टिस बिराजा सतपथी ने दिया है। इसमें शुभ्रांशु मोहंती जो केनरा बैंक के एम्प्लॉई थे, उनकी मृत्यु 18 सितंबर 2023 को हो गई थी, और मृत्यु के पहले से ही उनकी जो पत्नी थी सिग्ना पट्टायक, उनके साथ डिवोर्स प्रोसीडिंग चल रही थी जो फाइनल नहीं हुआ था। फाइनल होने के पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। जब शुभ्रांशु मोहंती की मृत्यु हो गई तो केनरा बैंक ने टर्मिनल बेनिफिट जो उनके बनते थे वो 62,90,000 के आसपास बनती थी, और लोन अमाउंट एडजस्ट करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट
1.74 लाख बचा वो उनकी माताजी के अकाउंट में डाल दिया गया, बिकॉज कि चूंकि उनकी डिवोर्स प्रोसीडिंग उनकी पत्नी से चल रही थी तो उन्होंने नॉमिनी के रूप में अपनी माताजी को नॉमिनेट किया था। हालांकि उनकी माताजी ने कुछ पैसे उससे विड्रॉ किए थे, लेकिन इसी बीच उनकी पत्नी सिंगदा पटनायक कोर्ट पहुंच गई और क्रमशः ये केस चला गया सुप्रीम कोर्ट में। उड़ीसा हाई कोर्ट ने कहा कि जो भी रिमेनिंग अमाउंट 40,74,000 रुपये बच रहे हैं उसमें क्लास 1 हीयर का शेयर होगा, नॉमिनी का शेयर कोई नहीं होगा। जो क्लास 1 हीयर में पत्नी और माँ दोनों ही आती हैं तो दोनों को उसमें शेयर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, अब सवाल ये है कि क्लास 1 हीयर होता क्या है, बिकॉज ये तो केस था कि उनकी पत्नी उनकी माँ दोनों ही जीवित थी, दोनों में पैसे बांट दिए गए, लेकिन हो सकता है उनके बच्चे भी हों, कुछ और परिस्थितियाँ हों, तो हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर क्लास 1 ईयर होता क्या है। हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से यदि हिंदू मेल बिना कोई विल किए हुए, जिसको इंटेस्टेड बोलते हैं, वो उनकी मृत्यु हो जाए तो उस केस में जो उनके जो भी एसेट्स हैं वो क्लास 1 ईयर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अब सवाल है कि क्लास 1 ईयर होता क्या है। तो हिंदू मेल यदि एक्सपायर करते हैं बिना कोई विल किए हुए तो उनके जो क्लास 1 ईयर होंगे उसमें उनके सन होंगे, डॉटर होंगी, पत्नी होंगी, माँ होंगी, और यदि खातेधारक की मृत्यु के पहले ही उनके लड़के या लड़की की मृत्यु हो गई है और उनके बच्चे हैं यानी नाती नतनी है या पोता पोती है तो वो भी क्लास 1 ईयर में आते हैं। हालांकि इसके बाद कुछ और भी क्लास 1 ईयर्स हैं, लेकिन मैंने यहीं तक जिक्र किया क्योंकि इसके बारे में अधिक चर्चा करेंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और जितने भी लिविंग क्लास 1 ईयर होंगे उन सब को उनके एसेट्स में बराबर की हिस्सेदारी बनेगी। हालांकि आपको ये लगता होगा कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई हिंदू मेल है जो बिना कोई विल बनाए हुए उनकी मृत्यु हो गई है। उनके 2 बेटियां हैं, एक लड़का है, 2 पत्नियां हैं, उनके पिताजी हैं और उनके माताजी हैं। तो कुल 6 मेंबर हैं जो कि उनकी मृत्यु के बाद जीवित हैं। अब सवाल ये होता है कि आप कहेंगे कि 2 पत्नियां कैसे हो सकती हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो यदि दोनों ही पत्नियां वैलिड हैं तो इसमें जो शेयर होगा 2 शेयर उनकी 2 बेटियों को मिलेगा, 1 शेयर उनके 1 सन को मिलेगा। वाइफ यदि दोनों वैलिड हैं तो उनको एक ही शेयर मिलेगा, क्योंकि पत्नी के नाम चाहे 2 पत्नियां हों या 1 पत्नियां हों या 3 पत्नियां हों, शेयर एक ही मिलेगा। फादर जो है वो क्लास 1 ईयर में नहीं आते हैं, माता जी क्लास 1 ईयर में आते हैं तो 1 शेयर उनको मिलेगा। उदाहरण के तौर पे यदि 100 करोड़ की संपत्ति है या 100 करोड़ रुपए हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो यदि दोनों ही पत्नियां वैलिड हैं तो 20-20 लाख रुपए, 20 लाख रुपए एक लड़की को, 20 लाख रुपए दूसरी लड़की को, 20 लाख रुपए उनके पुत्र को, और 20 लाख रुपए में दोनों पत्नियां चूंकि दोनों वैलिड हैं वो आपस में 10-10 लाख रुपए बांट लेंगी और 20 लाख रुपए उनकी माता जी को मिलेगा। और यदि एक ही वाइफ वैलिड है तो 20 लाख केवल एक ही वाइफ को मिलेगा, दूसरी वाइफ को कुछ नहीं मिलेगा। इस तरह से क्लास 1 ईयर होते हैं। और अकाउंट होल्डर के मृत्यु के बाद नॉमिनी होते हुए भी नॉमिनी की यह ड्यूटी है कि वो पैसे को रिसीव कर सकता है बैंक से और जो उनके लीगल हीयर्स हैं उसको इस प्रोपोर्शंस में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे। तो फाइनली जो उड़ीसा हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, चूँकि जो क्लास 1 ईयर्स थे वो केवल उनकी एक पत्नी थी और उनकी माँ थी, इसलिए इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उनकी माँ नॉमिनी थी, उस प्रॉपर्टी जो 40,74,000 रुपये थे उसमें उनकी पत्नी और उनकी माता के बीच में, दोनों के बीच में उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। और जब उड़ीसा हाई कोर्ट ने इसका जजमेंट दिया तो इस जजमेंट के सपोर्टिंग में 2 और जजमेंट को उन्होंने कोर्ट किया जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। एक जजमेंट है सरवती देवी वर्सेस उषा देवी, हालांकि ये काफ़ी पुराना है, और दूसरा जजमेंट है शक्ति याजदानी वर्सेस जय आनंद जैन का जो 2023 का जजमेंट है। और इन तीनों ही जजमेंट के आलोक में यदि हम कंक्लूड करना चाहें कि नॉमिनी का पोजीशन क्या होता है तो कंक्लूड ये कर सकते हैं कि नॉमिनी किसी प्रॉपर्टी, किसी एसेट्स का एब्सोल्यूट ऑनर नहीं होता है। इसका केवल एक ही काम है कि वो एसेट्स या वो पैसे जो भी हैं उसको वो रिसीव कर सकता है। दूसरा है कि नॉमिनी डजंट क्रिएट एनी थर्ड मोड ऑफ सक्सेशन। नॉमिनी एक सक्सेशन जो क्लास 1 ईयर हैं वो क्लास 1 ईयर ही होंगे, नॉमिनी 1 हो, 2 हो, 1 से अधिक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो थर्ड सक्सेशन वो क्रिएट नहीं कर सकता है। इसका मतलब कि राइट्स ऑफ लीगल ईयर कैन नॉट बी डिफीटेड। जो भी लीगल ईयर के राइट्स हैं वो नॉमिनी हो या नॉमिनी नहीं हो, उसके राइट्स को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है।
फ्रेंड्स तो ध्यान रखें कि नॉमिनी का काम केवल उस एसेट्स को रिसीव करना है और रिसीव करने के बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है अमॉन्ग द लीगल हीयर जो क्लास 1 हीयर्स हैं उसके हिसाब से। लेकिन सबसे समस्या बैंक के सामने आती है कि बैंक आखिर क्या करे। बैंक के लिए एक सिंपल क्लियर कट प्रोविजंस हैं कि जब तक कोर्ट के कोई ऑर्डर नहीं आते हैं उसके पहले तक नॉमिनी को पैसे वो डिस्पोज कर देंगे तो माना जाएगा कि बैंक अपनी लायबिलिटी को डिस्चार्ज कर दिया प्रॉपरली। लेकिन वो डिस्पोज करने के पहले यदि कोर्ट का ऑर्डर आता है तो जिस तरह से कोर्ट का ऑर्डर आता है उसको कंप्लाई करना बैंक की ड्यूटी है। थैंक यू।